हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विज़न आईएएस करंट अफेयर मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ये होने जा रहा है पार्ट नंबर 1। और यहाँ पर हम डिस्कशन में जो लेंगे टॉपिक वो होंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक। और अगर आपको इस मैगज़ीन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप visionis.in पर जा सकते हैं, उनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर ऑफिशियल वीडियोस और ये सारी चीज़ें विज़न आईएएस की ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट www.visionis.in पर जा सकते हैं। और जहाँ तक बात अनऑफिशियल चीज़ों की है तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम पर जो चैनल वगैरह हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका ऑप्शनल है तो आप पबेट पीडिया करंट अफेयर्स मैगज़ीन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो यहाँ पर एक पहला इनिशिएटिव है इस पबेट की फील्ड में, ऑप्शनल की फील्ड में। तो वो मैगज़ीन इकलौती मैगज़ीन है जो मार्केट में पबेट का करंट अफेयर्स देती है, तो आप उसे भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल तेज़ तरीके से पढ़ेंगे, तेज़ तर्रार तरीके से पढ़ेंगे। कोई यहाँ पर धीरे धीरे से मैं पढ़ाना मेरे को आता भी नहीं है और मेरे को मज़ा भी नहीं आता है, तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ाता हूँ। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। कोविड टाइम्स के दौरान में इलेक्शन हो रहे हैं। न्यूज़ में ये क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पर सक्सेसफुली कंडक्ट कराए हैं पोल्स ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के जो उसके साय के अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम, सॉरी नॉट एग्ज़ाम, इलेक्शंस हो रहे हैं। जो एग्ज़ाम होता है जो हमारे एमपीज़ एमएलएज और ये सारे लोग होते हैं उनका, ठीक है। तो ये चीज़ है कोविड-19 एंड इलेक्शन। तो यहाँ पर क्या कंटेंट है? वन ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ बीन इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंडक्टिंग इलेक्शन। मतलब बहुत सारे इफेक्ट हैं इसके कोविड-19 के। कोविड-19 का एजुकेशन पर इफेक्ट है, कोविड-19 का हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ मशीनरी हमारे देश की है और बाकी कंट्रीज़ की है, उस पर इफेक्ट है। कोविड-19 का आपका डेवलपमेंट पर, जीडीपी पर, और आपका सोशल इम्पैक्ट इज़ ऑल्सो देयर। सोशल इम्पैक्ट में आप देखोगे वीमेन पर इम्पैक्ट है, ठीक है। वीमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो एक इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक मैंने जीडीपी का बता दिया है। पॉलिटिकल आपको देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं जो आप ये देख रहे हो। कंडक्टिंग इलेक्शन पर एक इम्पैक्ट है। तो ऐसे आप चीज़ों को समझिए और ऐसे चीज़ों को लिंक कीजिए। एजुकेशन पर आपको पता है जो बच्चों का लर्निंग फेज़ होता है, छोटे बच्चों का जो लर्निंग फेज़ होता है, वहाँ पर वो कॉलेज स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे। आप ऑनलाइन क्लासेस तो करा रहे हैं बट वहाँ पर इशू है क्योंकि ब्रिज जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो हमारे जो मतलब जो आपका देखने को मिलेगा दैट वीमेन और मैन यानी मेल फीमेल, वो उसमें डिजिटल डिवाइड है। रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड है, रीजनल बेसिस पर डिजिटल डिवाइड है। तो बहुत सारे डिजिटल डिवाइड आर ऑल्सो देयर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इवन जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ भी लेंगे ऑनलाइन तो व्हाट अबाउट द सोशल लर्निंग, ठीक है। स्कूल इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट थिंग, वो थोड़ा और भी होता है। तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं एंड वन ऑफ देम इज़ द इलेक्शन। के इलेक्शन कैसे करना है। सम कंट्रीज़ है पुश्ड अहेड विद इलेक्शन, कुछ कंट्रीज़ आगे बढ़ी। इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19 प्रेजेंट सर्टेन चैलेंजेस। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? पहला है पॉलिटिकल रिस्क, डिस्टर्बिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड अंडरमाइनिंग द इनकम्बेंट और अपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड उतना नहीं होता है इस कोविड-19 के टाइम पर। जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन इलेक्शन के टाइम नहीं है। क्यों पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा रेप्यूटेशनल रिस्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डेट मेक्स डिसीजन फॉर द ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। अगर कुछ इशू आता है तो पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि रेपुटेशन फिर ख़राब होती है कि यार इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बॉडी है, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बात करता है, और अगर इतना है तो फिर ऐसे कैसे नहीं हो सकता है। ऐसे रेपुटेशन पर भी एक सवाल उठ जाता है। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, ऑल्टरनेटिव डेट्स वगैरह फिर अनाउंस करनी पड़ेंगी, फिर और भी सारी चीज़ें होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये वाले सारे रीजंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क है कि बजटरी इम्प्लीकेशन, एग्जांपल मनी इन्वेस्टेड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, तो ये सारा है। ऑपरेशनल रिस्क हैं, ऑल्टरनेटिव डेट्स आर नॉट फीजिबल बिकॉज ऑफ अदर रिस्क, ठीक है। तो अगर
अगर हम डेट को आगे बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई ये कहता है कि 5 साल का होता है कार्यकाल, ठीक है, वहाँ पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो वो आर्टिकल्स सारे उनमें फिर कैसे चीज़ें होंगी, क्योंकि 5 साल के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं ना, दोबारा से नई सरकार उसी टाइम में दोबारा से आनी होती है, या इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है या जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ख़त्म होती है, नई गवर्नमेंट आती है, केयर टेकर गवर्नमेंट का फिनोमेना आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होती हैं। और लीगल रिस्क है कि डिसीजन कैन बी लीगली चैलेंज, क्योंकि लीगली उसको चैलेंज किया जा सकता है कि यार ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और समथिंग लाइक दैट। अगर मान लो कि लेट हो रहा है तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन होंगे। आप बस सोच सकते हो कि यार प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन कैसे लेंगे फिर, जब पार्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी बनेगी जब एमपी एमएलए बनेंगे, जो भी होगा। और आपके और सारे इम्प्लीकेशन है, जैसे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि 6 महीने में, मतलब 1 साल में मिनिमम 2 बार आपकी जो पार्लियामेंट है वो होनी चाहिए, या लेजिस्लेटिव असेंबली है वो होनी चाहिए, मतलब उनके सेशन होने चाहिए। तो अगर लेट कर दोगे, मान लो 6 महीने लेट कर दिया, तो सेशन कैसे होंगे। तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ इस मैगज़ीन को, कभी भी एक चीज़ पढ़ के छोड़ता नहीं हूँ। तो वही चीज़ आप यहाँ देख पा रहे होगे। चैलेंज फेस्ड इन इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19, चैलेंजेस क्या फेस किए हैं जो इलेक्शन अभी हुए हैं उनमें लीडर्स ने। पहला है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग आपको पता है बहुत सारा भीड़ भाड़, और आप समझ सकते हो कि भीड़ भाड़ में क्या कर सकता है कोविड-19 का ये जो मतलब इशू है, ठीक है। आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वन ऑफ द मेन फीचर जो हमें ज़रूरत है जिसकी, तो आप समझ सकते हो। पोलिंग स्टेशन, सो दीज विल बी impacted as it becomes increasingly more difficult to find workers to man them and also needed to provide the protective gear। तो ये सैनिटाइजर और वो सब देना पड़ेगा, लार्ज स्केल पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रिपरेशन आप समझ सकते हो, बस प्रिपरेशन जो है उसके हिसाब से चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडीज़, तो इलेक्शन के लिए उनको भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है मूवमेंट और कांटेक्ट वगैरह में, थोड़ा आप समझ सकते हो। सब कोविड-19 की एप्लीकेशन है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, बस आप पॉइंट लिखते जा रहे हैं इसमें मैगजीन में। इफ़ेक्ट्स ऑन टर्नआउट पर भी इफ़ेक्ट, क्योंकि अब लोग जाना नहीं चाहेंगे कि यार कोविड में क्या ही वोट करके करेंगे और समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें, वैसे भी लोग वोटर टर्नआउट कम हो जाता है आजकल, तो काफ़ी अच्छी बात है, बढ़ रहा है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर के टर्नआउट भी यहाँ पे अफेक्ट होगा। इसके अलावा हुआ है, या कह सकते हो इस तरीके की चीज़ें। इम्पेडिमेंट्स ऑन ट्रांसपेरेंसी, और कन्वेंशनली इलेक्शन जो होते हैं वो मॉनिटर होते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ग्रुप से, लेकिन अभी क्योंकि इतना ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर कोविड-19 में इलेक्शन सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो दैट्स वाई दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ चैलेंज, ठीक है। इसके अलावा मेजर्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19, क्या मेजर्स लिए गए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स आप देख पा रहे होंगे, 4-5 मेजर्स हैं जो लिए गए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ इन सस्टेनिंग द डिसीजंस, ठीक है। तो इलेक्टोरल कैलेंडर है, प्रोसीजर है, पॉलिटिकल फ्रिक्शन ना आए, इसकी वजह से कंसेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि बाद में लेजिटिमेसी वगैरह इलेक्टोरल रिजल्ट की बाद में इसको नॉट अंडरमाइनिंग, ये भी एक है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, देखो जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई ऐसा नहीं है कोई लॉ बना के बनाया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आया हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ द कंसेंसस बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और इन्होंने ये माना है कि ये जो 8 एजेंडा या 8 पॉइंट्स हैं, मैकेनिज्म है, जो भी है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम इसको मानेंगे। एक वॉलेंट्री ये कॉन्सेप्ट है। और जो आपकी इलेक्शन कमीशन है, वो उसके पास पावर होती है कि वो इन चीज़ों को देखे, और इन चीज़ों के अगर कोई गलत करता है तो उनको सज़ा वगैरह दे सकते हैं, या उनके ऊपर जो भी चल रहा है वो चल सकता है। तो उसके पास पावर जो है वो तो है, लेकिन अल्टीमेटली द थिंग इज़ दैट पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ इवन इम्पॉर्टेंट इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बाकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो वैसा ही यहाँ पर है कि कॉन्सेंसस में यहाँ पे हेल्प होती है। इसके अलावा स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट्स एंड इनेबलिंग वेरियस मॉडलिटीज़ टू कास्ट द वोट, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए। तो वोटर्स शुड बी ऑफर्ड वोटिंग मेथड्स दैट मिनिमाइज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ऐसा उनको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए। अडॉप्ट मेजर्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ दिस कॉन्टेजियन विच रेंज फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क, और ये सारी चीज़ें। और वोटर एजुकेशन शुड रीच ऑल जेंडर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर एक इनिशिएटिव था इलेक्शन कमीशन का
ये वाला स्वीप नाम का। इसका मतलब क्या था कि ये मतलब वोटर एजुकेशन और उनका अवेयरनेस से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव था जो 2019 के इलेक्शन के पहले आपको न्यूज़ में देखने को मिला था। ठीक है, और ये चलाता रहता है इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये तो सारे वो हो गए कि क्या होने चाहिए, क्या क्या सजेशन है। की मेजर्स अनाउंस क्या हुए थे इलेक्शन कमीशन ने बिहार इलेक्शन में, कौन कौन से की मेजर्स अनाउंस किए थे। तो यहाँ पे कोविड-19 पेशेंट जो थे उनको अलाउ किया गया था टू टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बाई 1 आवर। ठीक है, एक्सटेंडिंग वोटिंग टाइम करके कोविड-19 पेशेंट को अलाउ किया गया। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब आप कहीं पे ऐसे वगैरह में कोर्ट के हाउ इंपॉर्टेंट और डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ वोटर्स पर बूथ वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू 1000 पर्सन। अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ मीन्स ए गुड थिंग। ओके, कि इतने से ज़्यादा नहीं होंगे एक बूथ पर। इसके अलावा पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो थी वो प्रोवाइड की गई थी जहाँ कहीं रिक्वायर थी और रिक्वेस्टेड की गई। पोस्टल बैलेट मतलब पोस्टल जो बैलेट्स होते हैं वो वाला। नॉमिनेशन फॉर्म्स वर मेड अवेलेबल ऑनलाइन अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन। ठीक है, तो नॉमिनेशन फॉर्म इस बार ऑनलाइन किए गए ताकि मतलब भीड़ भाड़ ना हो उसकी वजह से, और ऑनलाइन में आप समझ सकते हो एडवांटेज होता है। एंड देयर वर रेस्ट्रिक्शन ऑन द डोर टू डोर कैंपेनिंग। ठीक है, इस पर ईसीआई सेड ओनली 5 इंक्लूडिंग द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू डोर कैंपेन। तो आपके जो घरों में जो आपने देखा होगा लोग आते हैं, नेता लोग या जो भी हैं, पैर वैर छूने आते हैं, वोट मांगने आते हैं और कहते हैं हम आपके बेटे हैं, तो वो सारे लोग जो आते थे वो 5 से ज़्यादा नहीं आ सकते थे इंक्लूडिंग कैंडिडेट। ठीक है, तो मतलब 4 उसके साथ उनके साथ कैंडिडेट्स के साथ आ सकते थे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं ये आप कभी आंसर में कोविड-19 का कुछ एनालिसिस या एग्जामिनेशन या एग्जामाइन करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो कि न्यूजीलैंड में ऑल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट्स बीइंग considered are extending the online service for voting, extending the telephone dictation voting service, offering proxy voting and postal voting, and expanding the use of mobile ballot boxes। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट्स, अब्बा डब्बा चप्पा। तो ठीक ये वाले जो चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। क्या क्या याद रखना, टेलीफोन से वोट करना, इसके अलावा प्रॉक्सी वोट जैसे आप जैसे कॉलेज स्कूल में बच्चे करते हैं कि दूसरे की अटेंडेंस लगा देते हैं, प्रेजेंट सर बोल देते हैं, तो वैसे ही प्रेजेंट वाला बोल देना है, दूसरे का वोट दे देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पोस्टल वोटिंग एंड एक्सपेंडिंग द यूज़ ऑफ द मोबाइल वैलेट और ये सब। साउथ कोरिया, बस सीधा समझो ये अबा जो है अबा मतलब ऑल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट्स। तो इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं, ऐसे पोस्टल वैलेट हो गया, एक्सटेंडिंग टेलीफोन वोटिंग हो गया, ऑनलाइन वोटिंग हो गया, मोबाइल का यूज़ करके वोटिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आप कहोगे ऑनलाइन और मोबाइल में क्या अंतर है। ऑनलाइन यार ऑनलाइन होता है, मोबाइल ऐसा भी हो सकता है कि यूएसएसडी का कोई नंबर लॉन्च हो जाए, जैसे आप बैंक के पैसे नेट बैंकिंग से भी देखते हो और *99# से भी देखते हो, है ना, तो ऐसा वाला। इसके अलावा साउथ कोरिया स्पेशल पोलिंग स्टेशन फॉर कोविड पेशेंट, पोस्टल वोटिंग एंड अर्ली वोटिंग, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स ऑन द इलेक्टोरल कैलेंडर एंड प्रोसीजर एक्सेट्रा। ठीक है, साउथ कोरिया न्यूजीलैंड अच्छे अच्छे देश हैं। साउथ कोरिया थोड़ा सा, आपने ये दोनों देश किस में आते हैं आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि वेदर ये जो 2 देश हैं ये आरसेप में आते हैं या नहीं आते। आरसेप क्या होता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आते हैं नहीं आते हैं, यस नो, कमेंट सेक्शन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरी न्यूज़ पे जाते हैं जो है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ये भाई कौन सी क्वालिटी है, ये डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आप बताओगे कितने डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट तो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, और कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। इसको रैंक 2nd मिली है अमंगस्ट द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड 3rd आउट ऑफ 65 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ यानी जहाँ पे थोड़ा इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ऐसी 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें से ये दूसरे नंबर पे है। और ओवरऑल अगर सारी मिनिस्ट्री देखी जाए 65 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो ये 3rd नंबर पे है। कौन, ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स ये कौन सी बल्ला है, ये होता क्या है ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स ये सर्वे एसेस करता है डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सी स्कीम है, प्रीलिम्स के लिए याद रखोगे, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिस इज नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती हैं, सेंट्रल सेक्टर में आपको जो स्कीम मिलती हैं वो वाली स्कीम जो CS और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये दोनों, मतलब
ये चीज़ ध्यान रखना कि इनके इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस का यहाँ पे एवेल्यूएशन है, ठीक है, परफॉर्मेंस का यहाँ पे इवेल्युएशन होता है। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब परफॉर्मेंस हुआ, इसलिए इट इज़ कंडक्टेड बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिस अंडर नीति आयोग। अब ये जो है जून 2019 में नीति आयोग पर ये कवर किया था विजन आईएएस ने ही, ठीक है, मैं वहाँ पे भी बताता हूँ क्या कवर किया था। तो वहाँ पर इन्होंने बताया था कि क्या सिग्निफिकेंस है नीति आयोग के, और वहाँ पर इन्होंने एक 3-5 पॉइंट बताए थे। वो 5वां पॉइंट मैं आपको यहाँ भी दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल एक साथ, तो वहाँ पे ट्रिक मैं बना देता हूँ उसकी, CCCAI, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोग, नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल होती है जहाँ पर डिफरेंट स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देता है। दूसरा C है यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि यहाँ पर ये हेल्दी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इंडिया और इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्ट जो नीति आयोग लेकर आता है, उससे कॉम्पिटिशन जो बढ़ता है स्टेट्स के बीच में, उससे ये चीज़ होती है। C जो तीसरा है, C उसका मतलब है आपका यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह होती है यहाँ पे, और A का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक C का मतलब यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह हो जाएगा। A का मतलब हो जाएगा कि ये A का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि ये एनालाइज करता है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग करता है, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो मॉनिटरिंग जो है, ठीक है, A का मतलब यहाँ पे ये है, तो मॉनिटरिंग, और तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिस, ठीक है। तो ये पॉइंट है। और आई का मतलब है कि ये इनोवेशन को इंड्यूस करता है, इनोवेशन को इंड्यूस करता है बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। और ए का मतलब है कि ये यहाँ पे, ए का मतलब आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट ट्रिक, बट आप यहाँ पे याद रख लीजिए दैट इट इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस, ठीक है। मॉनिटरिंग बहुत हाई फाई हो गई है। पहले क्या होता था कि 5 साल में 5 ईयर प्लान को एनालाइज किया जाता था, लेकिन अब मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस रियल टाइम चीज़ें करता है, ठीक है, रियल टाइम चीज़ें करता है, और इस वजह से यहाँ पर इसका काम जो है वो बदल गया है, समझ गए। तो वो चीज़ यहाँ पे है और ये कंडक्ट करता है इसको। मैंने वो उस नीति आयोग का सिग्निफिकेंस आए तो ये CCCAI, ठीक है, इसको एक बार डाल देना पॉइंट्स को। इसके अलावा इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द डाटा प्रिपेयर्डनेस ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑन ए स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क टू ड्राइव हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग देम एंड प्रमोट द कोऑपरेटिव पीयर लर्निंग, बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। इट विल इमेंसली हेल्प improve implementation framework and governing पोजीशन वगैरह वगैरह, ठीक है। और मेजर थीम्स क्या हैं, इंक्लूडिंग डाटा जनरेशन, डाटा क्वालिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, यूज एंड डिसेमिनेशन, डाटा सिक्योरिटी, HR कैपेसिटी, केस स्टडीज। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पे ये एनालाइज करता है, और इसको कंडक्ट किया जाता है नीति आयोग के इस डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिस के द्वारा, ठीक है। ये मॉनिटरिंग इवेल्युएशन याद कैसे रहेगा, देखो डेवलपमेंट होता है तो पॉलिसी के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी मॉनिटरिंग और पॉलिसी इवेल्युएशन, ये पूरी एक पॉलिसी साइकिल होती है। तो इसमें मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का कंपोनेंट है, उसी के लिए एक ऑफिस बनाया गया है जिसको बोल रहे हैं डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए और इवेल्युएशन करने के लिए जो ऑफिस बनाया गया है उसी को ये बोल रहे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक पे देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेटा इन गवर्नेंस। तो ये बिल्कुल एक जनरल स्पेसिफिक, एक जनरल चीज़ है कि डेटा का क्या काम है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा डेटा इज़ द न्यू ऑयल, डेटा इज़ द न्यू करेंसी। तो ये सारी कीवर्ड्स जो है जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पर बोले जा चुके हैं ऑलरेडी कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो ये चीज़ें आंसर में लिखनी होती है मेंस में, न्यू ऑयल उसको अंडरलाइन कर दो, डेटा इज़ द न्यू करेंसी अंडरलाइन कर दो, समझ रहे हो, ठीक है। और जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है, इस तरीके की आपने सुनी होंगी लाइंस। वही है कि डेटा जिसके पास है, डेटा इज़ द न्यू करेंसी। डेटा अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। तो आपने देखा होगा कि आप अपना कोई फॉर्म डालते हो किसी एग्ज़ाम का, वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालते हो, फिर आपके पास फेक मतलब और बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो डेटा लीक हो जाता है। डेटा इज़ द न्यू करेंसी, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, क्योंकि अगर किसी के पास डेटा है तो उसके पास सब कुछ है, समझ रहे हो। इसलिए हमारे पास पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में चलती रहती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट टू प्राइवेसी में भी डेटा है, हर जगह डेटा है, एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दिस ओनली, ठीक है।
सो शुरू करते हैं। फॉर डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ, यहाँ पे डेटा की ज़रूरत है क्योंकि सब चीज़ें जब इंटरनेट से चलती हैं तो रेगुलेटरी सिस्टम हैज़ मेड इंडिया द कंट्री विद सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, बहुत सारे यहाँ पे लोग चलाते हैं इंटरनेट। तो डिजिटल इकोनॉमी में डेटा का रोल है। बेटर डिसीजन मेकिंग, देखो डेटा होगा तो इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा इज़ द इन्फॉर्मेशन ओनली, ठीक है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, क्या अंतर है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो केबीसी की तरह बताओगे डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। गूगल करो, सर्च करो और नीचे कमेंट में लिख दो, ठीक है। तो 1 करोड़ वाली बात मजाक थी, कोई सीरियसली वहाँ पर मेरे ऊपर हमला मत बोल देना, ठीक है। तो यू कैन जस्ट रीड दिस। बेटर डिसीजन मेकिंग, अब जैसे हमारे पास अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो डिसीजन कैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो गवर्नमेंट के पास डेटा होता है उस चीज़ का, ठीक है, कि कितना खर्चा आएगा इस स्कीम में, है ना, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो डेटा इज़ इंपॉर्टेंट। डेटा इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, जब हम बात करते हैं ओपन गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं आरटीआई की, तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, बिकॉज ऑफ डेटा ओनली। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मीन्स आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई का आई जो है इन्फॉर्मेशन, वो भी तो एक डेटा है ना। और बिग डेटा एनालिटिक्स इन गवर्नमेंट कोड रेंज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये सब चीज़ें, तो वहाँ डेटा अकाउंटेबिलिटी में भी हेल्प करता है। सिटीजन का एम्पावरमेंट होता है, जिसके पास डेटा है वो सारी चीज़ें देख सकता है। तो यू कैन यूज़ जैसे ई गवर्नेंस पॉलिसीज़, ये सब लेड टू डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, ठीक है। इसी वजह से चीज़ें ओपन ट्रांसपेरेंट रखी जाती हैं। प्रिवेंट लीकेज वगैरह प्रिवेंट होता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कोड रिड्यूस, ये जो लीकेज होता है ना, ये जो पोटेंशियल लीकेज वगैरह है, तो इनसे भी अगर हमारे पास हर चीज़ का अगर डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से चला पैसा, यहाँ तक चला, ये सखाराम के घर तक, ठीक है, तो ये खजान सिंह या कुछ भी बोल लो, किसी के घर पे जा रहा है पैसा, तो इस पूरे अगर हमें रास्ते का डेटा है अगर हमारे पास, तो हम लीकेज से बच पाएंगे। जैसे समझ रहे हो, जैसे अमेजॉन वाला वो दिखाता है ना कि अभी हमने डिस्पैच कर दिया है, अब वहाँ पहुँच गया है, अभी यहाँ आ गया है, ठीक है, अब आपके घर आने वाला है, अच्छे दिन आ गए, मतलब सामान आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, अगर डेटा आपको पूरा मिल रहा है तो यहाँ पर कोई बीच में कोई लूप होल नहीं रहेगा, समझ रहे हो। इसके अलावा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी डेटा का रोल है। इवन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है डेटा, ठीक है, क्योंकि समझ सकते हो डेटा अगर है तो डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज इफ़ लेट्स से केस स्टडीज़ भी शायद यूपीएससी में मॉक में प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं, दैट अगर प्रीवियस ईयर में नहीं आए तो कहीं पे मैंने मॉक में ये पढ़ी हुई है कि आप कहीं के एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपको ये देखने को मिल रहा है दैट पीपल आर नॉट कोऑपरेटिव, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर लोग सुन ही नहीं रहे हैं, लोग पॉलिसीज़ आप लेके चले गए, आप कह रहे हो कि चलो अपना नाम आप नोट करवा दो, लोग कह रहे हैं हमें नहीं करवाना, ये कुछ नहीं होता सरकारी कामों में। तो अगर लोग अपना डेटा ही नहीं देंगे तो हाउ कैन यू रन दैट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये केस स्टडी मैंने कहीं पढ़ी थी, लेकिन ये यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि अगर मान लो कि लोग अनशन पे चले जाए कि नहीं हम नहीं दे रहे अपना एमजी नरेगा में कोई डेटा, तो फिर जनता सरकार कैसे चलाएगी काम, कैसे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। तो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ये जो जार्गन्स होते हैं ना, ट्रस्ट डेफिसिट वगैरह, आंसर राइटिंग में इनको ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो अगर डेटा है तो ट्रस्ट होगा और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ट्रस्ट इन गवर्नेंस, इस पर यूपीएससी में एक ऐसे या कुछ आ चुका है, ठीक है। तो मैं ऐसे चीज़ों को लिंक कराते ही पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट में कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं भाई, चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस ये हैं कि डेटा कलेक्शन इज़ द चैलेंज, ठीक है। इवन डेटा कलेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है आपका डिजिटल इकॉनमी में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ डिजिटल इकॉनमी या जो भी डिजिटल इंडिया है उसका सपना इस वजह से सच हो पाया, या जो भी जितना भी सच हुआ उसके पीछे बैकग्राउंड में सबसे पहली शुरुआत या उसकी नींव जो रखी गई थी ना, वो जनधन आधार मोबाइल जो जैम पोर्टल, जैम वाला जो सिनेरियो था, जैम ट्राइनिटी, वहीं से शुरू हो गया था। क्योंकि आधार होने से बहुत ज़्यादा जो डेटा वगैरह का सीन है वो इकट्ठा हो गया गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एक जगह से एक जगह पर सारा डेटा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम डिजिटल इकॉनमी की बात करते हैं। तो आप इस चीज़ को भी वहाँ पे समझ सकते थे, ठीक है। तो अभी कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ द चैलेंज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ अ पैरामाउंट टास्क ऑफ गवर्नमेंट
अकाउंट एज डेटा इज रिसीव्ड फ्रॉम द मल्टीपल, अलग अलग जगह से आता है। तो आधार ने ये चीज़ कैसे सॉल्व करी थी, बिकॉज एक ही नंबर पे सारा डेटा आपका फिर लिंक हो रहा था। रिसेंटली एक बेसिकली एक इंडिया फ्रेमवर्क INDEA, ठीक है, तो उसमें एक इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, मतलब ऐसा कुछ एक सिनेरियो एक न्यूज़ में एक करंट अफेयर था, वो भी इसी चीज़ की बात करता था कि जितना, जैसे अभी आप क्या करते हो, MyGov पे आपका साइट है, आपका मतलब अकाउंट है, तो आपकी अलग आईडी है, अलग आईडी पासवर्ड। अगर आप किसी और गवर्नमेंट वेबसाइट पे खोलते हो तो फिर वहाँ पे अलग आईडी पासवर्ड। तो इन सब चीज़ों को भी लिंक करके एक पासवर्ड एक आईडी होनी चाहिए। तो ऐसा भी एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क वगैरह बनाने पर अपना जो है चल रहा है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो वही चीज़ यहाँ है, चैलेंज ही होता है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज में डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, राशन कार्ड का अलग डेटा और बाकी सारी चीज़ों का अलग डेटा। तो आधार ने वो चीज़ें वैसे सही कर दी, बट अल्टीमेटली डेटा कलेक्शन इज़ वन ऑफ द चैलेंज, ठीक है। आधार को अगर हम थोड़ा साइड करके सोचें तो इट इज़ अ चैलेंज। इसके अलावा पॉलिटिकल विल फॉर यूटिलाइजिंग डेटा इन गवर्नेंस, ठीक है। अब डेटा तो हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना, पॉलिटिकल विल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मान लो डेटा तो है हमारे पास, डेटा तो चलो पहले भी था, लेकिन उस डेटा को यूज़ करना, अगर गवर्नमेंट ही चाहती है कि यार थोड़ा करप्शन हो, थोड़ा नेपोटिज्म हो, फेवरेटिज्म हो, तो फिर गवर्नमेंट फिर लीकेज खुद ही करवाएगी, है ना, खुद ही नहीं ध्यान देगी उन चीज़ों पर। तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब ऐसा है, जैसे मान लो कि चोरी वोरी हो रही है बिजली की, तो अगर गवर्नमेंट के पास डेटा है ऑब्वियसली कि हाँ ठीक है, बिजली जो है ट्रांसफार्मर से, देखो ऐसे इमेजिन करो, मैं आपको एक चलो एक समझाने के लिए एक और ही चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे मान लो ये रहा ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर गलत बात है, पता कर लेना। ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है, और यहाँ ट्रांसफार्मर ये बड़ा लगा हुआ है, फिर ये आपका एक सोसाइटी के अंदर छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। तो साइंस टेक में नहीं जाने वाले हम यहाँ पर, फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँगा। और इसके बाद ये रही गली, ये रहे इस तरफ के घर, और ये रहे इस तरफ के घर, ठीक है। अब यहाँ से जितनी बिजली चली, मान लो x यूनिट चली, मतलब मान लो 100 चली, ठीक है, 100 चली, यहाँ पे 100 यूनिट मान ली, और 100 यूनिट चली यहाँ से। लेकिन अगर बिल इसका देखो तो बिल के हिसाब से इसने 20 यूनिट करी है, और इन्होंने 10, इन्होंने 10, इन्होंने 10, और कितनी हो गई, 30, 40, 50 और 60, 70, 80, ठीक है। तो 10 यूनिट इन्होंने यूज़ करी, 10 यूनिट इन्होंने करी, शर्मा जी ने 10, परमा जी ने 10, विश्वकर्मा जी ने 10, शाक्या जी ने 20 करी, बहुत बढ़िया, और 10 10 10 यादव जी ने 10 करी। ऐसे करके अगर टोटल निकाला 80 यूनिट, यहाँ से चली 100 यूनिट, बीच की कहाँ गई, किसी ने फर्जी काम किया है ना। तो अगर इनका मीटर अगर ऐसा 80 बता रहा है, और यहाँ वाला जो ट्रांसफार्मर है वो कह रहा है 100 यूनिट चली थी, 20 यूनिट कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, या तो मीटर गलत बता रहा है या कोई और चोरी कर रहा है। सो डेटा इज़ देयर, ठीक है, बट डेटा का यूटिलाइजेशन इज़ नॉट देयर। ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, सोच सकते हो और समझ सकते हो इस चीज़ को कि पहले तो डेटा होना ज़रूरी है, फिर डेटा होने के बाद उसमें होने के साथ इच्छा भी ज़रूरी है, ठीक है। एक तो टैलेंट होना ज़रूरी है, और टैलेंट तो हम पे बहुत है, लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं है, तो फिर अलग बात है, फिर भी आप फेल हो गए दोनों चीज़ों में। आप नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न इज़ ऑल्सो देयर। अब डेटा तो है, तो डेटा में प्राइवेसी भी है। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा, जब आरोग्य सेतु आया था, तो आरोग्य सेतु में बवाल चला था कि प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो डेटा, अगेन डेटा में इशू होता है। इंटरनेट क्राइम रिकॉर्ड रिपोर्ट ऑफ 2019, इंडिया है 3rd नंबर पे है among top 20 countries that are victims of internet crimes, ठीक है। तो ये आप अपने प्रीलिम्स, सॉरी गाइस, प्रीलिम्स नहीं, इसको मेंस बोलेंगे, मेंस में आप इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट को कोट कर सकते हो कि इंडिया 3रे नंबर पे है। इसके अलावा फंडिंग एंड इनोवेशन, तो फंडिंग एंड इनोवेशन वाइल एक्सेस टू पर्सनल डेटा हैज़ स्काई रॉकेटेड फंडिंग टारगेट्स। ये जो फंडिंग एंड इनोवेशन है, तो वहाँ पर भी चैलेंज होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इशू। वे अहेड क्या है, वे अहेड आगे वे क्या है, तो ओपन डाटा पॉलिसी होनी चाहिए। हॉलिस्टिक डिसीजंस कुड बी मेड इफ़ वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शेयर द पीसेस ऑफ डेटा इन द पोजेशन। जितना भी डेटा है उसको सबको ओपन रखना चाहिए, ताकि चीज़ों को शेयर मॉनिटर भी कर सकें, जो भी है शेयरिंग हो सके, मॉनिटरिंग हो सके जो भी डेटा है उसकी, और अच्छे से इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और इफेक्टिव गवर्नेंस की प्रोसेस हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है,
ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक ऐसा पॉइंट है जो आप किसी भी आंसर में लिख के चले जाओ। ठीक है, मैं आपको एक ग्रेवी देता हूँ, ये सब छोड़ो पढ़ाई लिखाई, मोह माया से दूर रहिए और थोड़े से ग्रेवी वाले पॉइंट पढ़िए। जेनेरिक पॉइंट जो क्रैप बोलते हैं ना कि जेनेरिक पॉइंट, ये हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, ट्रेनिंग बोलते हैं इसे दूसरे शब्दों में। ये आप कहीं के भी वे फॉरवर्ड में लिखो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहीं के वे फॉरवर्ड में लिख दो। ठीक है, और बताता हूँ, यहाँ पे आप एक और पॉइंट कहीं भी लिख सकते हो, वो होता है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आईसीटी का यूज करना चाहिए, या इसको आईसीटी नहीं बोलो तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, और दैट इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी पॉइंट के लिए, कोई भी पॉलिसी हो कुछ भी हो, अवेयरनेस जनरेशन इज़ इंपॉर्टेंट। अगर कोई साइंस एंड टेक का है तो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अगर और भी है तो पीपल पार्टिसिपेशन, all stakeholders should be engaged in the policy making or in the scheme or whatever। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़े अलग शब्दों में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ऐसे स्टेक होल्डर, ऑल स्टेक होल्डर्स नीड्स टू बी टेकन ऑन बोर्ड। तो इस तरीके से ये चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी इकोनॉमी इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। ये क्रैप है, ये जेनरिक पॉइंट हैं, ये सब जगह चलेंगे, यहाँ लिख दो वहाँ लिख दो कहीं पे भी लिख दो, समझ रहे हो। और ऐसे आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फंडिंग, और फंडिंग तो भैया यार कोई भी स्कीम हो फंडिंग तो सब में कम होती है, तो फंडिंग बढ़ाई जाए कहीं लिख दो यार, कितनी भी बड़ी स्कीम हो। ठीक है, कुछ भी हो, फंडिंग इज़ द ऑलवेज ऑल मीन्स हमेशा के लिए। अब ऐसा नहीं है हर आंसर में यही लिख के चले जाना, लेकिन ये थोड़ा है कि जब थोड़ा कहीं कहीं सोचने का मन ना हो या कहीं दिमाग में कुछ सोच रहे हो तब तक के लिए क्या लिखें हैं, मतलब टाइम तो 8 ही मिनट होता है ना आंसर राइटिंग में, तो तब तक ये सब लिखते रहो और दिमाग में सोचते रहो कि यार क्या और लिखना है। ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा और कॉपी भी जो आप आंसर लिख रहे हो उसकी क्वालिटी भी बनी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है सोचने में, तो जब तक सोचो तब तक ये इनमें से 1-2 पॉइंट लिखते रहो। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं। फंडिंग एंड इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इनोवेशन रिसर्च ये भी आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, लेकिन जो अवेयरनेस इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन वो कॉमन है, वो कहीं पे भी लिख दोगे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो हमने अभी बताया था डाटा प्रोटेक्शन बिल वगैरह का सीन, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज डाटा से रिलेटेड ये सारा टॉपिक इन्होंने विजन ने यहाँ पे कवर कर दिया है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, डाटा कलेक्टेड बाय वेरियस एंटिटीज इज प्रोसेस्ड एंड डिसेमिनेटेड बाय वेरियस फॉर्म, तो इस वजह से डाटा प्रोटेक्शन बिल यहाँ पे होना चाहिए, जो प्रपोज डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है यहाँ पे, एंड द रिपोर्ट बाय क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी में प्रूव ये टू बी ए माइलस्टोन इन दिस। ऑल्सो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस एज exemplified by यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज़ प्री रिक्विजिट। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल आपका हो गया, और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत है क्योंकि हमारा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक नहीं आ पाया है। द रीज़न बीइंग क्योंकि जो गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि यहीं पर डेटा रहे, लेकिन जो बिग जाइंट्स हैं या जो बिग जो हैं, जो मतलब जैसे फेसबुक है, गूगल वगैरह वगैरह, तो दे आर नॉट इन द फेवर के इंडिया में ऐसा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सो दे डोंट वांट टू कंप्लाई विद दोज, एंड इस वजह से वहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड या एक साथ कंसेंसस में नहीं आ पा रहे हैं, वो सारे इशू हैं। ठीक है, डेटा इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया मैं पहले ही चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ यूज होता है, जैसे ये आपका UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अलग से लिखा है, लेकिन मैंने वहीं पर एग्जाम्पल देते टाइम ही आधार की बात कर दी थी कि आधार कैसे चीज़ों को डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा नेट ग्रिड हो गया, यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये जो है ये 26/11 के इलेक्शन क्या बोल रहा हूँ, अटैक, वैसे इलेक्शन भी इट इज़ अ काइंड ऑफ अटैक ओनली। ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग, क्योंकि अटैक होता है किसानों पर, अटैक होता है सब पर, मतलब एक पॉलिसी वाला अटैक कि चलो हम इनका डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा वाला अटैक, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट ऐसे मतलब बोल दिए, चलो सॉरी भूल जाओ सब कुछ, कुछ नहीं बोला मैंने। ओके, सो दिस केम अबाउट इन द वेक ऑफ 26/11 अटैक एज अ यूनिफाइड इंटेलिजेंस डेटाबेस which would collect data for the data and patterns such as दिस इमिग्रेशन एंट्री एग्जिट वगैरह। तो नेशनल ये भी एक डेटा का सिनेरियो में है, इसलिए इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सो इट वाज लॉन्च्ड विद द एम टू इंटीग्रेट द कोर्ट पुलिस। देखो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब अगर मैं ना भी बताऊं तो भी याद रखना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 कंपोनेंट होते हैं। शुरुआत हो जाती है
आपके यहाँ पे कोर्ट होता है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन यानी जो प्रोसेस है ट्रायल वगैरह की वो है, और ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी, जेल भी है ना। तो 5 चीज़ें हो गई, लो 4 नहीं 5 होते हैं, ठीक है। तो ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी वैसे नहीं कंसिडर किया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में इसको भी बढ़ा दिया, लेकिन ट्रेडिशनली 4 ही होते थे। कोर्ट होता था, पुलिस स्टेशन होता था, जेल होते थे, और पूरा जो प्रोसेस होता था यानी प्रोसिक्यूशन या ट्रायल बोलते हैं जिससे। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, फॉरेंसिक लैब भी है। तो इन सबको कंट्रोल करने का इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अलावा डीएनए डाटा बैंक, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, ये न्यूज़ में भी था पिछले साल 18 में इसका बिल आया था। ये भी बात करता है कि एक रीजनल और नेशनल लेवल डेटा बैंक्स होने चाहिए बोथ क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स के। इसके अलावा बिग डेटा जो है वो है। इसके अलावा बहुत कमी है यहाँ पे, आप और भी लिख सकते हो, कोई आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे एनसीआरबी का डेटा लिख सकते हो, एनसीआरबी इज़ ऑल्सो कलेक्टिंग डेटा ऑफ क्राइम एंड ऑल, ठीक है। ई गवर्नेंस के पॉलिसीज़ का उनका डेटा अलग होता है, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स पर वो डेटा रहता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीमें हैं, ये बस 4-5 आपको आंसर राइटिंग के लिए पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ इट, एंड 35 मिनट्स आर ऑलरेडी हो चुके हैं। और इंटीग्रिटी पैक्ट 2 ही टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर पाए हैं, 2 टॉपिक, एक वीडियो और आएगा जिसमें हम ये पूरा जो बचा हुआ पॉलिटी का है इसको हम कवर करेंगे। आई जस्ट वांट टू नो द फीडबैक, क्योंकि ये मैगज़ीन, ये जो बनाना, जो मैगज़ीन का वीडियो मैंने पहले भी बनाता था मैं, मतलब कुछ टाइम मैंने बनाया हुआ था, बट फिर मैं नहीं कर पाया था कंटिन्यू। तो मैं देखना चाहूँगा कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, वेदर यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द थिंग्स विद मी और नॉट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट मी नो द फीडबैक कि कैसे और इसको अच्छे से आप चाहते हो, नहीं चाहते हो। और these are the things. This is it. Thank you so much and have a nice day.